हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारी 100 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है और आज स्टूडेंट हम सरफेस केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें आपको बचे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। यार चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर दो चैप्टर्स को समाहित कर दिया गया है, एक कैटलिस्ट वाला, एक कोलाइडल स्टेट वाला, ठीक है ना। इसी वजह से मैं इसके दो पार्ट लेकर आऊंगा। तो स्टूडेंट आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ यार, एक काम कर दिया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यार टेस्ट देकर आप यहां पर इनाम भी जीत सकते हो, रिवार्ड भी पा सकते हो। क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में, और आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर कॉम्बैट देने वाले हैं। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन, गेट सेट टू एस अ चांस टू असेस योर प्रोग्रेस एंड टेक पार्ट इन अ फन चैलेंज। तो आपके ये नहीं कि आपके टेस्ट दोगे, उस लाइव टेस्ट को आपके साथ ना जाने कितने स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे और उनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम बच्चों आपसे अगर कोड मांगे तो कोड में आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे। अगर आपने इस कोड को यूज नहीं किया तो आप कॉम्बैट नहीं दे सकते हो, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो 60 मिनट का आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वीकली होता है, नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यार जैसे आप टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, जिससे आप पता कर पाओगे कि आपने कहां कहां गलती की थी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जो वीडियो सॉल्यूशन मिले उसको देखोगे और आपने जो गलतियां की थी उन्हें सही करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो बच्चों लाइव कॉम्बैट रहेगा, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको लाइव दिखाई देंगे, उनकी रैंकिंग भी आपको लाइव दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला बच्चों, तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा उसको बच्चों कम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। और जो बच्चा 4 to 10 रहेगा बच्चों उसके लिए 75% ऑफ रहेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप 3 महीने का लो या फिर 6 महीने का लो, 12 महीने का लो, उस पर आपका 75% ऑफ रहेगा। जो 11 से 50 तक रहेंगे बच्चों उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, और जो 51 से 300 तक रहेंगे उनके लिए 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। यार एक तो टेस्ट दो, उसके साथ साथ आपको ये फ्री में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप टेस्ट जरूर देना, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7 क्वेश्चन बच्चों मैंने लिखे हुए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। समांगी उत्प्रेरण इंग्लिश में लिख लो होमोलोगस कैटालिसिस। डेफिनेशन क्या है तो यहां लिखोगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है यार, आपको रटना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। यहां लिखोगे जब उत्प्रेरक व अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहते हैं या समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। देखो डेफिनेशन ज़्यादा टफ नहीं, हाँ आसानी से तैयार हो जाएगी। इसका मतलब समझ लो बच्चों आप सभी। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूँ बच्चों। तो यहाँ लिखोगे लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है लेड कक्ष विधि से, तो बच्चों किस तरीके से होता है, क्या रिएक्शन होती है, वो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ लिखोगे 2SO2 प्लस O2 इज गिवन यू 2SO3।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या है, अभिकारक हैं। अगर हम SO2 की बात करें बच्चों तो ये हमारी गैस है, और O2 की बात करूं तो ये भी हमारी गैस है। और यहां पर जो कैटलिस्ट होता है बच्चों NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी फॉर्म भी क्या होती है, गैस। अगर आप डेफिनेशन को अब देखोगे तो ये कौन सी विधि है बच्चों, लेड कक्ष विधि है। कौन सी है, लेड कक्ष विधि। तो अगर आप पूरी डेफिनेशन को समझोगे तो मैंने वहां पर लिखा है बच्चों कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक, ये हमारे क्या है, अभिकारक हैं, और ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। तो जब उत्प्रेरक व अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, ये आप देख रहे हैं इनकी भौतिक अवस्था क्या है, गैस है, और जो उत्प्रेरक है उसकी भौतिक अवस्था भी क्या है, गैस है। तो जब उत्प्रेरक व अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जो घटना है बच्चों, ये समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, समांगी उत्प्रेरण या होमोलोगस कैटालिसिस। आप एग्जाम्पल लिख के आ जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा समझा दिया। आप नीचे लिख सकते हो कि इस रिएक्शन में, इस क्रिया में SO2 व O2 अभिकारक गैस अवस्था में है तथा उत्प्रेरक NO भी गैस अवस्था में होने के कारण जो NO उत्प्रेरक है हमारा क्या होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा, और ये घटना हमारी समांगी उत्प्रेरक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, रटना नियर, केवल समझना है। अगली डेफिनेशन भी आप आसानी से इसी से बना लोगे, बस अंतर कहाँ आएगा, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक सपोज करो जो अभिकारक है ये हमारे गैस फॉर्म में है, लेकिन जो उत्प्रेरक है हो सकता है ठोस हो सकता है द्रव हो, तो वहां पर भौतिक अवस्था दोनों की चेंज हो जाएगी। तो जब उत्प्रेरक व अभिकारक दोनों भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। रटना नहीं है बच्चा, केवल समझना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो आधा क्वेश्चन है वो हमारा कवर हो चुका है, और आधा बचा हुआ भी कवर करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। अब देखो विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं बच्चों, हेट्रोलोगस कैटालिसिस। डेफिनेशन से यार बहुत सिंपल होती हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना मैं जानता हूं। बस सही तरह इनको समझ लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो यहां पर लिखोगे विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। डेफिनेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, उसी की तरह अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस कैटालिसिस, कैटालिसिस डेफिनेशन आप बना लोगे आसानी से। तो यहां क्या लिखोगे बच्चों कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक, जब उत्प्रेरक व अभिकारक, उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, बस यही अंतर है दोनों में। वहां पर एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, लेकिन यहां पर भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, भौतिक अवस्थाओं में होते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक को, तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, अरे ऊपर लिखा हुआ है यार विषमांगी उत्प्रेरक, तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना, और यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अब बताओ रटना पड़ेगा क्या। डेफिनेशन दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर आप देख रहे हो भिन्न भिन्न मैंने लिखा है, और वहां पर मैंने लिखा था बच्चा क्या, एक ही भौतिक अवस्था। अब वहां पर आपने देखा कि उत्प्रेरक विकारक तीनों ही गैस अवस्था में थे, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों। तो यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का, संपर्क विधि से, संपर्क विधि से H2SO4 का औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन। ठीक है, अब किस तरीके से, देखो क्रिया तो सेम सी है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा बच्चा। यहां पर बस 2SO2 प्लस O2 इज गिवेन यू। यहां पर जो कैटलिस्ट होता है वो होता है पीटी, प्लेटिनम। और प्लेटिनम की जो स्टेट है बच्चों वो ठोस होती है, ये ठोस अवस्था में होता है। और इन दोनों की जो फॉर्म है वो गैस है, और ये भी हमारी गैस है। तो डेफिनेशन में बच्चा हमने क्या लिखा है कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में, तो आप यहां पर देख रहे हो पीटी जो है ठोस अवस्था में है, और जो अभिकारक है हमारे बच्चों वो गैस अवस्था में है। तो दोनों की भौतिक अवस्था चेंज हो चुकी है,
तो यही तो हमने डेफिनेशन में बोला था कि जब उत्प्रेरक व विकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्लियर है सभी को, दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमारी ये भी डेफिनेशन कवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। सिंपल सी है, दोनों के एक ही लॉजिक के साथ समझो कि जब उत्प्रेरक व विकारक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। और जब उत्प्रेरक व विकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं में हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और ये जो घटना है बच्चों वो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो चुका है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को तो बच्चों जरूर तैयार करना जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उनको तैयार कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस सीरीज में करा रहा हूं, ये तो आपको 100% तैयार करने हैं, ठीक है ना। इनको तो आप स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते और नहीं जाओगे, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चा पढ़िए। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर नंबर 2 है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। तो इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। डेफिनेशन देखो उसी की तरह, बस थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। प्रेरित उत्प्रेरण, चलो क्या डेफिनेशन है देखो। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित का मतलब समझ रहे हो, किसी दूसरे को प्रेरित करना। जैसे मैं आप सभी को प्रेरित करूं कि आपको बोर्ड एग्जाम नियर है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको क्या किया, प्रेरित की, प्रेरणा दी। तो यहां पर भी सेम होता है। जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है, मैं हो रही हूं तो तुझे भी होना है, तो वहां पर एक जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया को प्रेरित कर रही है। जैसे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वैसे यहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है ना। चलो यहां पर यही लिखने वाला हूं, जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया को, किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है, होने के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसी क्रिया को, तो ऐसी क्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना, और यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल समझना तो आपको सब कुछ अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए बच्चा, अगर सोडियम सल्फाइड का हम ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, 2Na2SO3, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बदल जाता है 2Na2SO4। ये क्रिया तो हमारी पॉसिबल है, होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे, आप लिखना चाहते हो तो इनका नामकरण कर लेना, सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। अब समझना बच्चा आगे। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड जो है 2Na3ASO3, अगर हम इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। पहली रिएक्शन तो हो रही है लेकिन दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। तो आगे क्या होता है, ये जो क्रिया है बच्चों, इस क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है और इसको अपने साथ ले आती है। आगे आप लिखोगे इसमें Na2SO3 प्लस Na3ASO3 प्लस O2। मतलब हमने क्या किया, सोडियम सल्फाइड में सोडियम आर्सेनाइड मिलाया, उसके बाद हमने ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो हम देखते हैं कि सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में हो जाता है। तो मैं इसको आगे लिखने वाला हूं, Na2SO4 प्लस Na3ASO4। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो बच्चा, इस क्रिया में जो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण क्रिया है, इस क्रिया ने इस दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से ये जो दूसरी क्रिया थी वो भी होने लगी। अतः इस क्रिया में सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की जो क्रिया है ये हमारी एक प्रेरित उत्प्रेरक है। ये हमारी क्या है, एक प्रेरित उत्प्रेरक है, क्योंकि इसने किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने भी तो डेफिनेशन में ही लिखा था कि जब कोई क्रिया
किसी दूसरी क्रिया को होने के लिए प्रेरित करती है तो ऐसी क्रिया को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, घटना है, उसको प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। यहां पर भी सेम हुआ, सोडियम सल्फाइड का हमने देखा ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में हो जाता है, बट सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण होता ही नहीं है। लेकिन जब हमने सोडियम सल्फाइड में सोडियम आर्सेनाइड मिलाया, उसके बाद ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की, तो हमने देखा कि सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में, इसका नाम लिख लेना, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट में हो जाता है। अतः इस क्रिया में जो सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन क्रिया है वो हमारी एक प्रेरित उत्प्रेरक है, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को दिखाएंगे। आप एक लाइन नीचे लिख सकते हो, अतः इस क्रिया में सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण क्रिया एक प्रेरित उत्प्रेरक है। खत्म कहानी, बहुत सिंपल है यार, आसानी से तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो भी समाप्त हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। फिर सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं जो मैंने आज आपको करा रहा हूँ। ठीक है, कोई फालतू क्वेश्चन तो आपको नहीं कराऊंगा, आप सभी जानते हो। जो इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है मुझे कि हाँ आ सकता है, उसी को कराने वाला हूँ। आप कहोगे सर इतने क्वेश्चंस कैसे तैयार करेंगे? तो देखो, जितने क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ उनको आज ही तैयार कर लो, कल जो कराऊंगा ना कल ही तैयार कर लेना। डेली बेसिस पर तैयार करोगे तो हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 100 क्वेश्चन हैं, केवल 100 क्वेश्चन से कराऊंगा पूरी बुक से। ठीक है, 5वां चैप्टर चल रहा है, इसके बाद पी ब्लॉक वाला चलेगा, फिर डीएमएफ, फिर उपसेफ, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टाइप से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर देखिए। स्व उत्प्रेरण को समझाइए। स्व उत्प्रेरण, सेल्फ कैटालिसिस, सेल्फ कैटालिसिस, बहुत सिंपल डेफिनेशन है यार ये भी। तो यहाँ लिखोगे, जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद, जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद, स्वयं उत्प्रेरक की तरह, स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो ऐसे उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? स्व उत्प्रेरण कहलाती है। और यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी है कि जब किसी क्रिया में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, अगर वो प्रोडक्ट ही उस क्रिया को उत्प्रेरित करने लगे तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? सेल्फ कैटालिस्ट कहेंगे। यस, और ये जो प्रोसेस है इसको सेल्फ कैटालिसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया। अब एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया में क्या होता है बच्चा कि इसमें जो एसिटिक अम्ल बनता है, चलो मैं यहाँ पर रिएक्शन को दिखा दे रहा हूँ पहले। CH3COO C2H5 प्लस H सिंगल बॉन्ड OH इज गिवन यू CH3COOH प्लस C2H5OH। ये हमारा प्रोसेस है, मतलब ये क्रिया होने वाली है। इसका नाम आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट। इसका नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, वैसे सभी बच्चों को पता होगा यार, इंटर में पढ़ रहे हो। और इसका नाम बच्चा एथिल एल्कोहल है। क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। अब बच्चों होता क्या है, हमने इस क्रिया को कराया, जैसे इस क्रिया में एसिटिक अम्ल बनने लगेगा उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्रिया की जो गति है पहले से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसिटिक अम्ल से प्राप्त H+ आयन जो हैं इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लगते हैं। एसिटिक अम्ल में क्या होगा, अगर हम इसको विघटित कराएं CH3COH को, तो ये किस टाइप से विघटित होता है? एसीटेट आयन में, CH3Cu- और H+ आयन में। एसिटिक अम्ल से जो H+ आयन प्राप्त हो रहे हैं वो इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लगते हैं और हम देखते हैं क्रिया की जो गति है पहले से बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, इस क्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा था, इस क्रिया में जो उत्पाद बन रहा था वही इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लगा, जिसकी वजह से इस क्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से इस क्रिया में ये जो है इसको हम सेल्फ कैटालिस्ट कहेंगे। ठीक है ना, स्व उत्प्रेरक कहेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने बोला है कि जब किसी क्रिया में बना कोई उत्पाद
स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो ऐसे उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहते हैं और यह जो घटना है उसको स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। यहां पर भी सेम हुआ, एथिल एसीटेट का जब हमने जल अपघटन कराया तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल बनने लगा, एसिटिक अम्ल में से जो H+ आयंस हैं वो इस क्रिया को उत्प्रेरित करने लगते हैं और क्रिया की जो गति है पहले से बढ़ जाती है। यही रीजन है बच्चों की जो एसिटिक अम्ल है इस क्रिया में स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्लियर है ना, आसानी से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आपसे भी ले लीजिए बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए मिटा दें इसको। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों एंजाइम उत्प्रेरक। अब देखो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। तो कोई ऐसे उत्प्रेरक जो जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ऐसे उत्प्रेरक जो जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 4 है, एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट। थोड़ा सा इसका बेसिक जान लीजिए बच्चों, क्योंकि एंजाइम्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहां लिखोगे एंजाइम, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे लिख सकते हो ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पर क्रियाशील होते हैं, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पर क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अगर थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऐसे उत्प्रेरक जो जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो वहां पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा इसने और बोला था एंजाइम उत्प्रेरकों के नाम, तो यहाँ पर लिख सकते हो एंजाइम उत्प्रेरक। मैं यहाँ पर नाम एक आधो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका इन्वर्टेस है वो एंजाइम उत्प्रेरक है, आपका जाइमेज है, ठीक है, आपका माल्टेस है, ठीक है, ETC। ये हमारे क्या हैं, एंजाइम उत्प्रेरक हैं। इन्वर्टेस हो गया, जाइमेज हो गया, माल्टेस हो गया, ठीक है, ये हमारे एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए। देखो C12 H2211 माल्टो शर्करा जो है या सुक्रोज शर्करा है उसका जलापटन जब हम लोग कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखोगे C12 H22O11 प्लस H2। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो इन्वर्टेस वर्क करता है और ये हमें ईस्ट से प्राप्त होता है। कहाँ से, ईस्ट से। और ये क्या करता है बच्चों, इस एंजाइम की प्रेजेंस में इसका जो जल अपघटन है वो ग्लूकोज व फ्रक्टोज में हो जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज है बच्चों और ये हमारा फ्रक्टोज है और ये हमारा सुक्रोज है। तो सुक्रोज का जो जल अपघटन है बच्चों वो इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो जाता है। तो इस क्रिया में आप देख रहे हो कि ये जो है एक एंजाइम उत्प्रेरक है, एक एंजाइम कैटलिस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस क्रिया को इसने क्या किया, उत्प्रेरित किया, इस जीव रासायनिक क्रिया को इसने उत्प्रेरित किया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो 4 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा चुका हूं बच्चों। अब तक आपको समझ में आ गया ना, एंजाइम्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया और एंजाइम उत्प्रेरक भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इन्वर्टेस है, आपका जाइमेस है, माल्टेस है, ये हमारे एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। और एक मैंने जीव रासायनिक क्रिया का एग्जाम्पल लेके भी आपको समझा दिया है और भी आप दिखा सकते हो यार, आपको पता होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्प्रेरक वर्धक। इंपॉर्टेंट यार, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, ये भी मिटा रहा हूँ इसको मैं अब।
सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको आज ही तैयार कर लेना, ठीक है ना। रट्टा ज़्यादा मत मारना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इनको 2-4 बार अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक, और लिख लिख के याद किया करो बच्चा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सर हमें याद ही नहीं होता यार। याद एक बार में किसी को नहीं होता मेरे दोस्त, उसको 2 बार 4 बार 5 बार लिखो तब याद होगा, ठीक है। एक बार में किसी को याद नहीं होता, चाहे कोई भी कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना सही। एंड आंसर नंबर 5 देखिए हम, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिस्ट प्रोमोटर्स, कैटालिस्ट प्रोमोटर्स। तो बच्चों यहां पर लिखोगे आप, ऐसे बाहरी पदार्थ या ऐसे बाह्य पदार्थ जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रिया में या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे बाहरी पदार्थ, ऐसे बाहरी पदार्थ जो उत्प्रेरण क्रिया में, उत्प्रेरण क्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, कोमा उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो तुमको बच्चों कुछ बाहरी पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक क्रिया में क्या करते हैं, जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, उनकी भी क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे बाहरी पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर आप समझ सकते हो, हैबर विधि से, हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा बच्चों क्या होता है इसमें। देखो जब हम अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा करते हैं तो वहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है और एक कैटलिस्ट प्रमोटर होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमारी ये, Fe/MO। तो ये जो MO यूज़ किया जा रहा है बच्चों, ये हमारा एक उत्प्रेरक वर्धक है। ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। और जो Fe है बच्चों, ये हमारा उत्प्रेरक है। ये क्या है, हमारा उत्प्रेरक है। यहाँ पर क्या बनता है, 2NH3 अमोनिया गैस बनती है। और यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है और 200 वायुमंडलीय दाब होता है। पूरा प्रोसेस लिख लो, लिख रहे हो तो हम इस तरीके से हमारी क्रिया होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कैटलिस्ट को तो यूज़ किया, बट उसके साथ साथ हमें कैटलिस्ट प्रमोटर भी दिखाई दे रहा है, एक उत्प्रेरक वर्धक भी दिखाई दे रहा है। ये जो उत्प्रेरक वर्धक है ये क्या करता है, ये इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अगर उत्प्रेरक पहले धीरे धीरे वर्क कर रहा है, जैसे हमने इसमें एमओ मिला दिया तो एमओ क्या करेगा, उस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से Fe की जो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और जो रिएक्शन है उसका रेट भी बढ़ जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों आपके उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक विष पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ऐसे बाहरी पदार्थ जो उत्प्रेरण क्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। और इसी क्रिया में अगर मैं एमओ की जगह CO यूज करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा एक उत्प्रेरक विष बनेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इस क्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देगा, जो Fe हमने ले रखा उसकी क्रियाशीलता को घटा देगा या फिर बिल्कुल ही खत्म कर देगा। ठीक है बच्चों, तो वो होगा हमारा उत्प्रेरक विष। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5वां क्वेश्चन भी कवर हो चुका है हमारा और आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, और जल्दी से लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया हो, लाइक करने में कंजूसी बहुत करते हो यार आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता, मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, तो वहाँ पर आपको नहीं कराऊंगा। हेलो एलिगेंस एंड हेलो एरिन वाले चैप्टर में है ये क्वेश्चन हमारा, बट मैं आज इसको करा दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहीं पर आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 6, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए। क्लोरोफॉर्म जो है बच्चों, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्फेट नामक विषैली गैस बनाता है। और हम इसी वजह से इसको, अगर सपोज करो व्हाइट बोतल है तो उसमें सूर्य का जो प्रकाश है आसानी से प्रवेश कर जाएगा, आसानी से प्रवेश कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब जो बोतल हमने ले रखी है उसमें ऑक्सीजन थोड़ी बहुत तो होगी, अगर हमने स्पेस छोड़ रखा है थोड़ा बहुत तो वहां पर क्या होता है कि वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फॉस्फेट नामक विषैली गैस बना लेता है। अगर हमने इसी को किसी रंगीन बोतल में रख दिया तो उसमें जो प्रकाश है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, आप सभी जानते हो। ठीक है, जब प्रकाश उसके अंदर नहीं जाएगा तो क्रिया भी नहीं होगी।
ठीक है, इसी वजह से इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म में 1% या 2% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। तो बच्चों देखो, क्लोरोफॉर्म में अगर हम 1% या 2% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो हमें यहाँ पर बच्चों डाई एथिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो कि विषैला नहीं होता है। और जो क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन क्रिया थी उसकी जो गति है वो भी मंद हो जाती है 1% एथिल अल्कोहल मिलाने से। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ, थोड़ा समझना। अगर हम क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन क्रिया देखें, 2CHCl3 प्लस O2, यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट है या प्रकाश है, प्रकाश की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, 2COCl2। ये क्या है, ये बच्चों हमारी फॉस्फिन गैस है। क्या है ये, फॉस्फिन गैस है। अब और क्या क्या बचा हुआ बच्चा, और यहाँ पर देखोगे तो हमारा 2HCl बचा हुआ है प्लस 2HCl। ये जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये है फॉस्फिन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको, फॉस्फिन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड लिख लो यहाँ पर, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये कैसी होती है, विषैली। फॉस्फिन गैस कैसी है, विषैली है। ये क्रिया होगी हमारी, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया तो क्या होने वाला है। तो बच्चों जो कार्बोनिल क्लोराइड है COCl2 जो है, ये एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा, 2C2H5OH इज गिविंग यू। ये क्या है, हमने एथिल अल्कोहल इसमें मिलाया 1%। कितना मिलाया इसमें, 1% एथिल अल्कोहल मिलाया है। उसके बाद ये क्रिया हो रही है यहां देखा होगा CO, उसके बाद OC2H5 का होल ट्वाइस, COOC2H5 का होल ट्वाइस, ये मैंने ऐसे करके लिया है, OC2H5 का होल ट्वाइस, 2H है यहाँ पर और 2 Cl हैं, ये आपस में मिलकर बच्चों 2HCl बना लेते हैं। ये जो बना है ये है आपका डाई एथिल कार्बोनेट, जो कि विषैला नहीं होता, डाई एथिल कार्बोनेट जो कि विषैला नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से इसमें बच्चों हम मिलाते हैं क्या, 1% एथिल अल्कोहल। ये क्या है, डाई एथिल कार्बोनेट है। जो फॉस्फिन गैस थी ये विषैली थी, लेकिन जैसे इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया तो इसने इससे क्रिया की और हमें डाई एथिल कार्बोनेट प्राप्त हो गया, जो कि विषैला नहीं होता है। इसी वजह से जो क्लोरोफॉर्म की बोतलें होती है उसमें 1 या 2% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं मिलाएंगे तो फॉस्फिन नामक विषैली गैस बनेगी। और अगर हमने 1 से 2% एथिल अल्कोहल मिला दिया तो हमें डाई एथिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो कि विषैला नहीं होता। और एथिल अल्कोहल की वजह से क्लोरोफॉर्म की जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है वो भी मंद हो जाती है। यही रीजन है कि इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लोरोफॉर्म जो है वो वायु की ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके फॉस्फिन नामक विषैली गैस बनाता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल मिलाने से क्लोरोफॉर्म की जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है वो मंद हो जाती है और फॉस्फिन जो है वो एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाती है, जो कि विषैला नहीं होता है। इसी वजह से क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 7वां, वो भी ऐसे ही जनरली समझ लो बच्चों। देखो, ठोस धातु की तुलना में अगर हमने जो ठोस धातु अगर उसको चूड़ अवस्था में ले रखा है तो वो क्यों अधिक प्रभावी है, क्यों अधिक सक्षम है। जो ठोस धातु है उसकी तुलना में धातु चूड़ प्रभावी उत्प्रेरक क्यों है। तो बच्चों अगर हमने कोई धातु का टुकड़ा ले रखा है, ये सिंगल टुकड़ा है, ठीक है, हम इसको कहीं पर कैटलिस्ट के रूप में यूज करें तो ये ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। अगर हमने इसी टुकड़े को महीन चूड़ अवस्था में पीस लिया, बहुत छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स बना लिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से क्या होगा, इसकी जो मुक्त संयोजकताएं हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी और मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि की वजह से जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उत्प्रेरक का वो भी बढ़ जाएगा। और यही रीजन है कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो भी बढ़ जाती है। यही रीजन है कि उत्प्रेरक को धातु चूड़ के रूप में यूज किया जाता है, ना कि ठोस धातु के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि छोटा छोटा जितना पार्टिकल होगा उसकी मुक्त संयोजकता उतनी ज्यादा होंगी, उसका जो सरफेस है उसका उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि जो कैटलिस्ट है वो उसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ने वाली है। यही रीजन है बच्चों की ठोस धातु की तुलना में धातु चूड़ प्रभावी उत्प्रेरक होता है। ये बच्चों क्वेश्चंस थे आज के, मैंने सारे के सारे कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आगे होंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।